तो बेटा बात करते हैं इस लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज की। प्रिपरेशन खत्म किए थे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज की। शुरुआत करिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज से, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कुछ समझना तो है नहीं इसमें, फटाफट आप लिखते जाइए। फिजिकल स्टेट में लिखिएगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन एटम्स। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड्स एट room temperature with unpleasant odor। फुल स्टॉप के बाद लिखें the higher acids are wax like solids and practically odorless due to their low volatility। ड्यू टू देयर लो वोलेटाइल नेचर या वोलेटिलिटी, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये हमने फिजिकल स्टेट की बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों की पहले भी बात हुई है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है। भाई क्या क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही तो डिपेंड करता है, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? मतलब इसी पे डिपेंड करता है। और ये फोर्सेस क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, लेकिन ये हर जगह होता नहीं है। दूसरा क्या होता है? डाइपोल होता है। और तीसरा क्या होता है? वैंडरवॉल, जो कि यूनिवर्सल है, हर जगह होना ही होना है। और वैंडरवॉल किसके साथ बढ़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ बढ़ेगा। याद आ गया इतना? ठीक है। एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हमने हाई बताया था। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपरेबल मोलर मास के एल्कोहल से भी कैसा होता है? ज्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स में भी थी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। तो लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स is higher than alcohols of comparable molar mass। तो ये तो लॉजिक ही नहीं रह गया कि वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये तो हम कह ही नहीं सकते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ और ही होगा ना। तो बताते हैं आपको इसके रीजंस क्या हैं। हम आपको दो रीजन पढ़ा रहे हैं। देखिए पहला रीजन, जो एल्कोहल है, एल्कोहल में ध्यान दीजिएगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है? ये हाइड्रोजन पर कैसा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। अब होता क्या है, जो आर है ना, ये एक प्लस आई ग्रुप है। कैसा ग्रुप है बेटा? प्लस आई। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी इधर से, तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। और एसिड्स में क्या होता है? एसिड्स में RC डबल बॉन्ड O और ये हमने लिया यहां पर H। ये जो ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप कैसा है? ये -I यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन से खींचेगा। हाइड्रोजन से खींचेगा तो इससे क्या होगा? OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स OH बॉन्ड इज मोर पोलर, और जब OH बॉन्ड कैसा होगा? ज्यादा पोलर होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो अगर आप दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, वहां भी OH है, वहां भी OH है,
दूसरे में भी OH है, और दोनों में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो आप देखो कि OH से जो नेक्स्ट O से अटैच ग्रुप कैसा है। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो पहला लिखें, ये बना लें, लिखिएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ब्रैकेट में ऐसे करके दिखा दें, RCO दिखा सकते हो ऐसे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप RCO। फिर दिखाएंगे O बॉन्ड H इज मोर पोलर, O बॉन्ड H इज मोर पोलर इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, O bond H is more polar in carboxylic acids and hydrogen strength of hydrogen bond is more in carboxylic acids. Strength of hydrogen bond is more in carboxylic acids. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कैसी होती है? एल्कोहल से ज्यादा होती है, पहली बात। बेटा हो गया, कॉपी हो गया। दूसरी बात देखो, समझो, इसमें क्या होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स डाइमर बना लेते हैं, R C ज्यादा बड़ा हो रहा है यार, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और क्या होगा, O और H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, H O C डबल बॉन्ड O और R, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये जो बना है ये क्या है, ये डाइमर है, राइट। अब समझो जरा, जब हम इसको बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कैसा, बहुत स्ट्रांग। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से ये टूटता ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटता नहीं है तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, जो डाइमर होता है वही क्या करता है, वेपोराइज करता है। तो यहां पर जो वेपोराइजेशन होता है वो किसका होता है, डाइमर का होता है। तो डाइमर का जब वेपोराइजेशन कराओगे तो आप, जैसे मान लो एसिडिक एसिड था तो आप उम्मीद करते थे कि इसका मोलर मास कितना है, 60, लेकिन एक्चुअली जिसको आप ऊपर उड़ा रहे हो उसका मोलर मास अब कितना पहुंच चुका है, 120। आप समझ पा रहे हैं बात? नहीं, हम लगभग 60 मोलर मास वाले एल्कोहल को लिया और 60 मोलर मास वाला हमने एसिड लिया, और दोनों के हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को हम कंपेयर कर रहे हैं। एसिडिक एसिड जो था 60 मोलर मास वाला, उसने डाइमर बनाया, जो वो डाइमर टूटा ही नहीं, क्यों, वो स्टेबल इतना था हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर उसको पूरा का पूरा वेपोराइज होता है, तो 120 मोलर मास वहां पहुंच चुका है। पहले हालांकि 60 था, लेकिन एबनॉर्मली कितना पहुंच चुका है, 120। तो 120 वाले को उड़ाओगे तो वंडरवॉल फोर्स भी तो स्ट्रांग होगा, ऐसे केस में नहीं होगा, तो फिर अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाएगा। तो लिखो, हाँ ये बनाओ जल्दी दूसरे पॉइंट में। अगर आपसे पूछा जाए, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करवाया जाए और रीजन्स पूछे जाए, तो यही दो रीजन्स आप लिख के जाओगे। पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, दूसरा अभी मैं आपको लिखा रहा हूं,
लिखो, ड्यू टू मोर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू मोर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू मोर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, they are not broken completely even in the vapor phase, they are not broken completely even in the vapor phase, full stop के बाद, in fact most carboxylic acids exist as dimer, in fact most carboxylic acids exist as dimer in the vapor phase or in the aprotic solvents, or in the aprotic solvents. फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए आपको करा रहे हैं सब। फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पूछी जाती हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर लिखिएगा, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स having up to 4 carbon atoms, having up to 4 carbon atoms are miscible in water, are miscible in water due to formation of hydrogen bonds with water. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। भाई जो आपको पता है जो OH ग्रुप होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग। क्या लिखा आपने? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो आपने पढ़ा हुआ ना, OH जो ग्रुप होता है वो हाइड्रोफिलिक है और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो जब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए हमने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। आगे लिखेंगे, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स are practically insoluble in water. देखो बेटा, अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो सबसे सिंपल कौन सा होता है? सबसे सिंपल होता है बेंजोइक एसिड, राइट? ये बेंजोइक एसिड ही तो है बेटा। तो ये पानी में, ठंडे पानी में घुलता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट है, कौन सा? COOH पार्ट कैसा है, हाइड्रोफिलिक, और उसके बाद भी क्या है, ये वाटर में, कोल्ड वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल है। क्यों? तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए यहीं पे, बेंजोइक एसिड, और स्ट्रक्चर बना दीजिए। बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर बनाइए, हैज हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेंजोइक एसिड हैज हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, yet it is almost insoluble, it is almost insoluble in hot water, sorry, cold water, it is almost insoluble in cold water. Why? लिखिएगा, जो बेंजीन रिंग होती है इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ये प्लेनर होती है ना, ये तो पता होगा आपको। लिखो, बेंजीन रिंग इज प्लेनर which has large surface area, which has large surface area,
फुल स्टॉप के बाद ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ बेंजीन रिंग, ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर इन बेंजीन रिंग, it is almost insoluble, it is almost insoluble in cold water, it is almost insoluble in cold water। तो ये बेटा हमने बात कर ली इसकी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। डालें हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ऑलमोस्ट आपको पढ़ाई हुई है, लेकिन देखते हैं कुछ तो नई आएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा शुरुआत जो हम करेंगे, नंबर 1 जो हम ले रहे हैं यहां पर वो है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H, O बॉन्ड H तोड़ेंगे भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो O बॉन्ड H होता है ना उसको तोड़ेंगे। जब O बॉन्ड H को तोड़ेंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज बनेंगी ये क्या शो करेंगी बताइए? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसमें अगर बात की जाए किन किन रिएक्शंस को पढ़ना है तो बेटा ध्यान देना, हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक तो कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये हमने आपको इसमें सबसे ज्यादा हमें यही पढ़ना होता है। ये हमने आपको करा दिया है अगर आपको याद हो इन GOC2, जो GOC2 पढ़ाया था उसमें हमने आपको ये टॉपिक कराया था, याद आ रहा है? तो आप वहां से इसका रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं कि जब आपका इसका टेस्ट होगा तो ये पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा जाएगा, लेकिन ये मान के चलेंगे हम कि ये आपने वहां से GOC2 से इसका रिवीजन कर लिया। के PK, बहुत सारे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए थे एलिफेटिक वाले, उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर किया था। फिर बेंजोइक एसिड लिया था, बहुत सारे सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स लिए थे, उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर किया था, याद आ रहा है? ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था। तो ये सब। दूसरा हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है वहीं पे बाइकार्बोनेट टेस्ट, याद आया? कौन शो करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये टेस्ट शो करते हैं, फिनॉल ये टेस्ट शो नहीं करता है। बहुत सारे वो चीजें आपको वहां पर बताई थी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोनिक एसिड, और जो फिनॉल होता है वो वीकर एसिड होता है, इसलिए नहीं शो करता है ये। इसके अलावा हम यहां पर कह सकते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। भाई सोडियम से रिएक्शन कराओगे तो क्या करोगे? सब पढ़ाया हुआ है वहीं पे। अगर एक्टिव मेटल्स से रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस रिप्लेस होगी। और आखिरी हम कह सकते हैं रिएक्शन विद एल्कलीज, इसे NaOH से कराओगे तो क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट बनेगा, है ना? तो ये सारी चीजें आपको कराई हुई हैं। कहां पे? GOC2 में। तो ड्यू टू क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H में जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये सब हम आपको करा चुके हैं। फटाफट इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको करना होगा और सारा रिवीजन आप कर लीजिएगा GOC2 से। हटाएं इसे। सेकेंड प्रॉपर्टीज, ये नंबर 1 डाला था या कैपिटल A डाला था? नंबर 1 पढ़ा था। सेकेंड, जो सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे
ड्यू टू क्लीवेज ऑफ देखो ये तो ऐसे ही रखेंगे, हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, कौन सा, OH हटेगा। बेटा जी जब OH हटेगा तो इसकी कौन सी रिएक्शंस होंगी, OH हटेगा तो उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आएगा, तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शंस होंगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये SN रिएक्शंस होती हैं। और इन रिएक्शंस के थ्रू जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिड डेरिवेटिव्स को बनाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही क्या बनता है, डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं, जैसे एस्टर बनेगा और एसिड एनहाइड्राइड बनेगा, एसिड हैलाइड बनेगा, एसिड अमाइड बनेगा। तो हमें ये लिखो, बाय दीज रिएक्शंस एसिड डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। बाय दीज रिएक्शंस एसिड डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। शुरुआत करें हम अगर एस्टर फॉर्मेशन की, तो बताइए एस्टर कैसे बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है अल्कोहल से। अगर हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं। उस टाइम पे इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन की तरफ इसकी रिएक्टिविटी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा है, देन एक कार्बन बढ़ाओगे रिएक्टिविटी घट जाएगी, और बढ़ाओगे रिएक्टिविटी घट जाएगी। एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी क्या है वो भी हम लोगों ने सब, ये कहां पढ़ा हुआ है, ये हम लोगों ने सब एल्कोहल्स में पढ़ा हुआ है, इन एल्कोहल्स। तो ये बेटा आपको पूरा एल्कोहल्स में मिल जाएगा। एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला लेक्चर यही होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये आपको फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स या एस्टर फॉर्मेशन, ये पूरा आपको कहां मिलेगा, एल्कोहल्स में। सेकेंड हम बात करेंगे हमने आपको पहले ही कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ज्यादातर ऐसा आएगा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स। ये आप ये मान के चलो, ये OH ग्रुप जो एल्कोहल शो करता था ना, एल्कोहल में जब हम R, C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ते थे, कौन सा बॉन्ड तोड़ते थे, C और O का। वहां आपने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो HX के साथ एसिड हैलाइड हैलाइड्स बनते थे, दूसरा फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ, वहां भी RX बनते थे RCl, और तीसरा SOCl2 के साथ, वहां भी RCl बनता था। बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी आ गई नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, वही वाली प्रॉपर्टी है। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड में लिखिएगा when carboxylic acid is treated with PCl5, when carboxylic acid is treated with PCl5 और PCl3 और SOCl2 और SOCl2 रिएक्शंस कराएं, देख लीजिए RC डबल बॉन्ड O OH। अगर आप रिएक्शन PCl5 से कराएंगे, बिल्कुल एल्कोहल वाली रिएक्शन को याद करिए, PCl5 टूटता था Cl और किसमें, PCl3 में, है ना। तो एक तो Cl जुड़ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, वैसे वहां तो R के साथ जुड़ता था, ये क्या बन गया, एसिड हैलाइड। एक बन जाएगा HCl और एक क्या बनेगा, POCl3। इस तरीके से ये PCl5 से रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे PCl3 से, आप देख लो तो यहां तीन मॉलिक्यूल लेने पड़ते थे अल्कोहल के,
यहां एसिड के 3 मॉलिक्यूल लेंगे, OH प्लस PCl3। तो यहां पर ये 3 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, R C डबल बॉन्ड O Cl के, और साथ में क्या बनेगा, H3PO3। और SOCl2 से अगर हम कराएंगे तो R C डबल बॉन्ड O OH प्लस SOCl2, यहां बनेगा R COCl प्लस HCl प्लस SO2। इस मेथड को प्रिफर किया जाएगा यहां भी, क्योंकि बाकी के 2 प्रोडक्ट्स क्या हैं, गैसेस जो रिएक्शन मिक्सचर को लीव कर जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 2 बन गए ना एसिड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, लास्ट वाली रिएक्शन को नीचे ले आए, लो भाई बस। तीसरा सी होगा फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। बेटा इसमें हमें क्या करना है, ये 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए एसिड के, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीट कर देंगे। P2O5 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पता होगा आपको। P2O5, और हीट कर दीजिए, एक तरफ से OH उठाया, एक तरफ से H माइनस क्या हुआ, H2O, और यहां कंपाउंड बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O, ये वाला O कॉमन ले लिया हमने, C डबल बॉन्ड O, और ये है R। इस तरीके से ये एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। आखिरी होगा फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। लिख लिया। आखिरी है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसका यूज है आगे। देखो बेटा, इसमें पहले रिएक्शन कराई जाएगी अमोनिया से। अमोनिया बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड। तो पहले तो रिएक्शन होगी एसिड बेस की, जिसे ध्यान दें, ये हमने लिया RCOOH और इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई। तो पहले तो बेटा बनेगा अमोनियम सॉल्ट, RCOO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, है ना। ये बनेगा। जब इसको हम हीट करेंगे माइनस H2O होगा, और H2O माइनस होने के बाद अब यहां पर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, और जब हीट करोगे तब H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, और उसके बाद क्या बनेगा यहां पर, अमाइड। इससे जुड़ी हुई कुछ और रिएक्शंस हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे ये बेंजोइक एसिड है, इसके साथ भी अगर हम ऐसा ही बिहेवियर करें तो COO NH4, पहले क्या बना, अमोनियम बेंजोएट, और फिर हीट करोगे तो माइनस H2O
और यहां पर बन जाएगा बेंजामाइड CONH2। जल्दी कॉपी करें फटाफट। अभी हम थैलिक एसिड को लेने वाले हैं, वहां से थैलीमाइड बनाएंगे क्योंकि वो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका यूज होता है अमाइंस बनाने में, थैलीमाइड सिंथेसिस। लिखें रिएक्शन है, रिएक्शन ही केवल लिखाएंगे। ये हमने यहां पर एक एसिड लिया, COOH। कौन सा एसिड है बोलो? PHTHALIC। कौन सा एसिड हुआ? थैलिक एसिड। हमने इसको ट्रीट किया अमोनिया से, तो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं तो दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स। पहले हम इसका अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे, COONH4। अब अगर हम हीट करें तो -2H2O और यहां बनेगा CONH2। CONH2 ये है PHTHALA, थैलामाइड, राइट। और इसको अगर हम फिर से हीट कर दें तो माइनस होता है अमोनिया। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया एक तरफ से NH2 और एक तरफ से H। जब ऐसा होगा तो यहां जो कंपाउंड बनता है वो होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये आएगा यहां NH कॉमन। इसका नाम होता है PHTHALI, थैलीमाइड। थैलीमाइड से हम लोग क्या करेंगे? अमाइंस को बनाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शन कॉपी करें आप लोग। देखिए बेटा नेक्स्ट, ये हम लोगों ने कौन से नंबर की रिएक्शंस पढ़ी? तीसरे नंबर की ना। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में डालेंगे ड्यू टू होल COOH ग्रुप, ठीक है, कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। इसमें बेटा पहली रिएक्शन है रिडक्शन, बस अभी खत्म हो रही है 10 मिनट के अंदर। रिडक्शन, देखो रिडक्शन में अगर हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, अगर आपको कंप्लीट रिडक्शन कराना है, मतलब आपको ले जाना है एल्केन तक, तब तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आप सब जानते भी हैं उसके बारे में। अगर आप रेड फॉस्फोरस और HI के साथ हीट करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? एल्केन तक जाएगी। और अगर आप इसको पार्शियली रिड्यूस करोगे LiAlH4 से तो रिएक्शन कहां जाएगी? ये भी आपका पढ़ा हुआ है, RCH2OH यानी प्राइमरी एल्कोहल तक। इसके बाद अगर हम यहां सेकेंड रिएक्शन लें
तो वो आती है डी कार्बोक्सिलेशन। ऊपर वाला कॉपी किया बेटा, जल्दी करो। डी कार्बोक्सिलेशन कई हैं इसके, और ज्यादातर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं 11th क्लास में। मैं आपको बस नाम याद दिलाऊंगा, आपको पढ़ने तो वही है क्योंकि पढ़ाए हुए हैं ना सारे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर पे जब आप पहुंचोगे तो यही होगा, ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई होंगी पीछे के चैप्टर्स में। ये भी तो पढ़ी हुई थी एल्केन में, ये भी तो पढ़ी हुई थी एल्कोहल में। देखो भाई, चलें भाई आगे बढ़े। तो जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में ध्यान देना, एक तो हमने किया है बाय यूजिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, 11th में लिया था ये हम लोगों ने, NaOH और CaO, है ना, यही तो था। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता था वो एल्केन था, जिसमें एक कार्बन कम होता है, तो प्रोडक्ट यहां पर एल्केन था। ये रिएक्शन आपको 11th में मिल जाएगी एल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। या बताओ मैं यहां पे करा दूं आपको, मैं करा देता हूं, चलो फटाफट ध्यान दें। अगर हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCOOH, वैसे इसका सोडियम सॉल्ट भी लिया जा सकता है 2NaOH, और हीट करना जरूरी होता है। CaO यहां पर डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का रोल प्ले करता है। पूरा हमने बताया हुआ है वहां पे। CaO जो होता है बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है, NaOH को गीला नहीं होने देता है क्योंकि NaOH भी हाइग्रोस्कोपिक है। तो इस तरीके से यहां पर बनेगा RH, ये एल्केन बनेगा, प्लस Na2CO3 प्लस H2O, तो ये एल्केन बनता है। यहां पर ध्यान देना, जो एल्केन बना है उसमें एक कार्बन कम है, क्योंकि यहां कार्बन कितने होंगे जितने R में है, और एक ये वाला है, और यहां एल्केन में उतने ही कार्बन है जितने R में है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। सेकेंड, डीकार्बोक्सिलेशन में आता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये भी 11th में पढ़ाई हुई रिएक्शन है। दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, एल्केन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है, एल्काइन भी बनता है, प्लस H2O होता है, दो मॉलिक्यूल, एक्वा सोल्यूशन होता है। और हम यहां कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो यहां से तो आप क्या करेंगे, वैसे तो पूरी मैकेनिज्म 11th में कराई जाती है। ये आप बना देंगे एल्केन RR, ठीक है, और ये दो मॉलिक्यूल किसके निकलेंगे, CO2 के, और ये दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, NaOH के। और ये बन जाएगा यहां पे H2। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन को आप चेक करें तो कुल मिला के क्या बनेगा, R बॉन्ड R प्लस दो मॉलिक्यूल किसके, CO2 के, ये होता है एनोड पे, प्लस H2, ये कहां होगा, H2 होगा कैथोड पे, और प्लस 2 NaOH, और जो NaOH होता है ये इन द सेल में ही रहता है। जल्दी कॉपी करें।
बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा है, हाँ भाई प्रियांश हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस में तीसरा है, ये 12th में ही पढ़ाया हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, सॉरी, क्या पढ़ा था? डीकार्बोक्सिलेशन ना, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट। ये हमने आपको हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ाया है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। 11th वाला तो चलो हम करा ही देंगे, लेकिन 12th वाला नहीं कराएंगे दोबारा। सिल्वर सॉल्ट जब हम लेते थे कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको अगर हम ट्रीट करते थे ब्रोमीन से तो RBr बनता था। रिएक्शन का नाम था बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, ठीक है, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर हम RCl या अगर हम Cl2 या I2 ले लें तो वहां पर प्रोडक्ट मेजर जो होता था वो एस्टर था। रिएक्शन का नाम था बर्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शंस आपको हमने कहां पढ़ाई हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स में। तो ये फिलहाल मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि 12th में ही पढ़ाया है, इसलिए लिख लें। दो रिएक्शंस हैं इसमें, कौन कौन सी? बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन और बर्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। ये कौन से नंबर की रिएक्शंस थी? पहले हमने पढ़ी थी ड्यू टू क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H, दूसरी ड्यू टू क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड O, तीसरी होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फोर्थ रिएक्शन पे आ जाइए। कैसे? बिल्कुल O बॉन्ड H, C बॉन्ड O। वो तो उसी के अंदर है ना, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स में ही है ना। और 3 हो गई ना, तो फोर्थ देखिएगा ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन जो होती है ना बेटा, वो नेम रिएक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एनसीईआरटी की भाषा में लिखा देते हैं, लिखिएगा। एनसीईआरटी की भाषा में होना भी तो चाहिए, एनसीईआरटी फोन में पता नहीं है नहीं है। हाँ लिखें, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन, आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और bromine in the presence of a small amount of, in the presence of a small amount of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acid, to give alpha halo carboxylic acid, full stop के बाद the reaction is known as हेल-बोलहार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। HBZ भी बोलते हैं शॉर्ट में, HBZ रिएक्शन, हेल-बोलहार्ड जिलेंस्की, Z है ना, तो जिलेंस्की तो नहीं बोल सकते ना, जिलेंस्की रिएक्शन। अरे भैया पिछले साल तो बहुत मजाक बनाई थी हमारी, जिंक पढ़ गए थे हम, जिंक को। तो 12th वाले बच्चों ने हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया था और उसमें लिखा था ऐसे,
ऐसे लिखा था, जिंक। एक बिशप का था, क्या नाम है उसका, वो टॉपर, हाँ, अक्षत। चलो भैया, ये हो गई। इसकी रिएक्शन लिख लो, R CH2 COOH। रिएक्शन किससे कराएंगे हम, X2। X क्या होगा यहां, पहले स्टेप में आएगा X2 और साथ में लाल फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। आपको हमने इसके वो पढ़ाए हैं, एलोट्रॉप्स। हाँ जी, पी ब्लॉक में फॉस्फोरस, ORUS। और सेकेंड स्टेप में हम इसका कराएंगे, पानी के साथ नहलाएंगे इसे, तो यहां बनेगा RCH, ये आएगा X मतलब हेलोजन, और COOH, और यहां पर X बराबर क्या है, Cl या Br। ये जो बना है इसका नाम है, इसका नाम कहां रखें, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गई हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। सा की जगह शाह हो रहा है, लेकिन जा की जगह जा नहीं हो रहा है। हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अब तो सही है। और बस आखिरी रिएक्शन, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का समापन हो रहा है। घर पे हवन कर लीजिएगा जाके। पांचवी रिएक्शन, प्रियांश कॉपी कर लिया? अगर तुमने कर लिया तो सबने कर लिया। पांचवी रिएक्शन है, अरे भैया वो पता है, वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करता है लिखने में, स्केल यूज करता है, और हाथ को घुमा के ऐसे करके, कोई देखे ना, सामने से भी चीटिंग। लेफ्ट से लिखते हो ना? अच्छा, लेफ्ट से ऐसे करके ना। इसका लिखने का स्टाइल वही वाला है जो लगान पिक्चर में कचरा का स्टाइल था, गेंद फेंकने का। देखिए कचरा, कचरा नहीं, अरे कचरा नहीं देखा, लगान देखिए। अरे वो स्पिनर था यार, कचरा, नाम नहीं पता। अरे उसका नाम कचरा था उसमें, तो वो हाथ उसका जो था वो हैंडीकैप था ना, वो बॉल फेंकता था तो वो ऐसे स्पिन होती थी ऑटोमेटिकली। तो इसकी राइटिंग तिरछी हो जाती है, अपने आप ही देखो, नहीं होती है। पांचवी रिएक्शन है जानी पहचानी आपके घर की रिएक्शन, EAS रिएक्शन। लो, हाँ भाई, किसका बिल? उसका मिल गया, AC का बिल। अब देख लेंगे, अगर मिल जाएगा तो ले आएंगे, ठीक है। तो EAS रिएक्शंस में बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। भाई बेंजीन रिंग से क्या अटैच है, COOH। बताओ भाई ये कैसा ग्रुप है? ये -I है और -M है। -I और -M है तो क्या होगा, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग, है ना। ज्यादा जानकारी आपको लेनी है तो पूरी जनरल EAS हमने आपको पढ़ाई है हेलोजन डेरिवेटिव्स में। और इसके अलावा कैसा होगा ये, मेटा डायरेक्टिंग। अगर आपको सल्फोनेशन कराना है तो कहां होगा, मेटा पोजीशन पे होगा। इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन डेरिवेटिव की, ठीक है। वो भी बहुत लंबा नहीं चलेगा। तो चलिए बाय बाय, जल्दी देखते हैं, ठीक है।